तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसमें किस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करना है और किस प्रकार की सवालें आने वाली हैं। और आज हम इसमें आगे की बात करने वाले हैं। आगे की बात को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमने पिछले वीडियो में सभी उदाहरणों को कर लिया था और इस वीडियो में परीक्षा अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। और भाई बात यह है कि आंकिक प्रश्नों को हमें हल करना है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, बातों को समझते हुए चलेंगे और क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मैं ऐसा बार बार हमेशा कहता नहीं हूँ, बट मेरा मूड कर रहा है कि आज मैं कहूँ और मैं बार बार कहने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो एक सवाल थी जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया था कि निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है और सापेक्ष लेना है पहले माध्यम के। तो यहाँ पे जो सूत्र होता था वो ये होता था n बराबर sin i अपन sin r, जिसका प्रयोग करके हम बड़े आराम से उत्तर प्राप्त कर सकते थे। परंतु किस्मत का मारा बेचारा, उसके पास एक कागज और एक पेन नहीं था, जिसकी वजह से वो जवाब नहीं प्राप्त कर सका। आज हम इसमें जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि मेरे पास जगह भी कम पड़ रही है तो एक और गरीबी आ गई है। यहाँ पे लिखा जाता है 1 और 2, यानी कि दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। इस सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर हम कहते हैं साइन आई आ गई, साइन आर मार, जाने दो, कुछ भी हो सकता है। आई का मान कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पे लिखा है 30, यहाँ पे लिखा है 45। ये है आई, ये है आर। मुझे 30 उल्टा लिखना पड़ेगा क्या? शायद मुझे ऐसा लिखना चाहिए, साइन और 30 को ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा लिखा है। ओह नो, ये क्या मजाक है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं। साइन 30 बटे साइन 45 कर लेंगे। ओके, तो साइन 30 का मान कितना होता है? अगर आपको सारणी नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, आपको मिल जाएगी गणित की किताब में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और 45 का मान होता है 1/√2। तो आगे हम बात को इस प्रकार दोहराएंगे कि ये ऊपर जाएगा, 1/2 आएगा गुणते, √2/1 हो जाएगा, उलट कर गुणा। इससे इसको भाग करेंगे तो √2 मिलेगा। पिछली वीडियो में बताया था ना कि कैसा ये होता है। तो आगे बात को बढ़ाएंगे और उत्तर पाएंगे 1/√2। ये इसका अपवर्तनांक होगा, यही इसका उत्तर होगा। समझदार बच्चों की तरह हम आगे बढ़ चुके हैं और दूसरे प्रश्न पर हम ध्यान देने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव यानी कि पानी या फिर लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 135 अंश बन रहा है, पूरा 135 अंश बन रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका अभिलंब नहीं खींचा गया है। किसी एक शरारती बच्चे ने मेरी किताब चुरा कर इसमें एक अभिलंब खींचने की कोशिश कर ली थी, पर मैं भी अब चुप नहीं रहने वाला और अभिलंब खींचने ही वाला हूँ। जाने तो जहाँ से जाता है। ये पूरा 135 बन रहा है। एक अभिलंब मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत अमीर इंसान हूँ। ओह माय गॉड, मेरी गरीबी दिखाई दे गई। एक ना चलती हुई पेन, सर से डूब मरो। पर यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। 135 में 90 घटाने पर हमको मिलेगा 45, जो कि आई के बराबर होगा। आई, हाँ आ गई। जाने वाला कौन है? 120 अंश का कोण बना रहे हैं इधर से, यानी कि ये बना रहे हैं 120 अंश का कोण। 90 घटा देंगे, 120 में से 90 को हमने घटाया तो हमें 30 मिला है। तो ये आर क्या हो गया? 30 हो गया है। और अब हमें यहाँ पे अपवर्तनांक निकालना है द्रव का, यानी कि लिक्विड का, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष। तो यहाँ पे करेंगे साइन 45 बटे साइन 30। आपकी बार में तिरछा नहीं लिखने वाला। इसका मान होता है कितना? सेम वही चीजें हैं, छापो भाई। 1/√2 अपॉन 1/2। यहाँ पे उलट कर गुणा करेंगे तो 1/√2 गुणते 2/1 हो जाएगा, जिससे काटने पर √2 मिल जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक √2 मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर।
एक समय की बात है, प्रश्न संख्या 3 हुआ करती थी, जो अपने साथ रोचक घटनाएं लेकर के आती थी। यहाँ पे 45 दिखाई देने का क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि ये आई नहीं है। आई हमको यहाँ से निकालना होगा, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। तो 90 में 45 घटाने पे हमें 45 मिलता है, यानी आई का मान क्या मिल गया? 90 माइनस 45 बराबर 45। छोटी सी बात यह भी है कि हमें 90 कहाँ से मिला? चूंकि ये अभिलंब है, अभिलंब का मतलब, लंब का मतलब 90 अंश का कोण, तो ये लंब है, लंब में से 45, 90 में से 45 घटाने पर 45। वही हिसाब यहाँ पे होगा, 90 में 30 घटाने पर यहाँ पे मिल जाएगा 60, यानी आर का मान कितना मिल गया है? 90 माइनस 30 बराबर 60। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, वो हो जाएगा sin 45 बटे sin 60। ये पीछे बकरी बहुत चिल्लाती है यार। इसका मान हो गया √2 1/√2 और इसका मान हो गया √3/2। उलट कर गुणा करेंगे तो 1/2 √2 गुणते √2/√3, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, इससे काटने पर √2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे √2/3 ये हो गया इसका अपवर्तनांक। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एक और बात जोड़नी जरूरी है। हर का परमेयीकरण करना अति आवश्यक काम होता है। तो नीचे √3 से गुणा, ऊपर √3 से गुणा, ताकि यहाँ पे √3 गुणते √3 बराबर √9 बराबर 3 मिल जाए और 3 दूनी 6 मिल जाए। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले वाले सवाल पे हम चलेंगे। अभी भाई ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है जो भी है। और यहाँ पे 2m यानी 2 नंबर्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? 1.5 है। तो यहाँ पे प्रक्रिया बहुत आसान होने वाली है। देखिए, अपवर्तनांक का मतलब होता है, अगर 2n1 लिखा गया है, ठीक है, तो v1/v2 होता है, ये वेग में ऐसा होता है। तो वायु से किसी माध्यम में प्रकाश जा रहा है, अगर हम यहाँ पे कहेंगे एयर टू मीडियम में जा रहा है, तो VA/VM कहा जाएगा। इसको हम C/V भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश से अगर उस माध्यम में जा रहा है तो C/V होता है। अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.5 और C का मान दिया। देखिए, आप पीछे वाली चीजें अगर याद ना रख सकें तो ये याद रखना अति आवश्यक हो जाता है। अपवर्तनांक लिख दिया, प्रकाश का वेग वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कर दिया। V का मान निकालना, इसको इधर पहुंचाए, इसको इधर पहुंचाए। V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 का 2 30 और यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अगले प्रश्न की बारी है। 5वां प्रश्न कह रहे हैं, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें इतने दी गई हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो वायु के सापेक्ष हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो अगर यहाँ पे वेग दिया गया है, चाल दिया गया है, तो VA/VG हो जाएगा। और वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ और कांच में है 2 × 10⁸। ये कट जाएगा, 2 से भाग देने पर 1.5 आ जाएगा, जो कि इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच के सापेक्ष कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, वायु के सापेक्ष दिया गया है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से सवाल है। अगर आपको अपवर्तनांक दिया गया है, वो भी कांच का वायु के सापेक्ष 1.5 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है वायु का कांच के सापेक्ष, तो आपको बताया तो था हमने कि ये ठीक अपोजिट होता है। तो इसके बराबर होता है 1/ANG, वैल्यू रख दीजिए, 1/1.5 हो जाएगा, 0.0 बढ़ाए, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3
यहाँ पे 2 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव में मिल जाएगा, या फिर बटे वाला ही लिख ले। अपन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर कितना दे रहा है, यहाँ पे 0.66, मतलब यहाँ पे भाग देंगे 0.6666 बार बार आएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा 0.67। बहुत ही आसान तरीके से। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का, देखेंगे यहाँ पे अपूर्णांक दिया गया है जल का, अपूर्णांक दिया गया है वाटर का वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष, वो कितना है 4/3 दिया गया है। और दिया गया है कांच का, और अपूर्णांक दिया गया है कांच का वायु के सापेक्ष, वो दिया गया है 3/2 दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष जल का, तो एक यहाँ पे अपूर्णांक निकालना है जल का, वो भी कांच के सापेक्ष। तो ऐसे में जब अपूर्णांक दिया जाता है तो पीछे वाले को ऊपर लिखा जाता है, यानी अपूर्णांक W को ऊपर रखा जाएगा और अपूर्णांक G को नीचे रखा जाएगा। तो W वाला ये रहा, इसको रखेंगे 4/3, और G वाला यानी ग्लास वाला ये रहा, इसको रखेंगे 3/2। उलट के गुणा हो जाएगा, 4/3 गुणते 2/3 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिक 9। ये अपूर्णांक हमारा हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए यही हल होगा। 8वें वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। सो दोस्तों, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जल और कांच का अपूर्णांक दिए गए हैं। देखिए अपूर्णांक दिया गया है ये जल का, कितना है 1.35। अपूर्णांक दिया गया है कांच का, ये कितना दिया गया है 1.5। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में आ रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, तो कांच के सापेक्ष हमको जल का अपूर्णांक निकालना है। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। एक छोटी सी बात हमें बता दें, यहाँ पे प्रकाश की किरण किधर से भी किधर भी जाए, यहाँ पे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत चलता रहता है, तो इस वजह से कैसे भी जाए वहाँ पे जो अपूर्णांक है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो प्रकाश की किरण किधर से भी किधर जाए तो यहाँ पे अपूर्णांक का जो सूत्र है वो भी नहीं चेंज होने वाला है। हम जल के अपूर्णांक को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कांच के अपूर्णांक को नीचे रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो जल का अपूर्णांक कितना है 1.35, कांच का अपूर्णांक है 1.5, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 से बढ़ जाएगा, ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 2 अंकों पर दशमलव हटाया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, इतना मिल गया। 3 से काटेंगे 3 धाम 30 हो गया, और यहाँ पे 3 9 27। अगर यहाँ पे भाग देंगे 0.9 आ जाएगा, 10 से भाग देने पर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इतना अपूर्णांक आपको मिल चुका है, तो यही इसका उत्तर होगा। अब चूँकि आप यहाँ पे इस सवाल में किताब में देखेंगे तो इसका ठीक अपोजिट दिया गया है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये थोड़ी सी गलती इन्होंने की है, और यही गलती इन्होंने 10वें सवाल में फिर दोबारा दोहराई है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर मेरे ज्ञान के अनुसार यही मैंने जो बताया वही सही है। प्रकाश की किरण किस तरह से भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपूर्णांक में। सो दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जल और कांच के अपूर्णांक क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ पे अपूर्णांक दिया गया है वाटर का, जो हम लिख लेते हैं 1.35, और अपूर्णांक दिया गया है कांच का, अपूर्णांक दिया गया है कांच का जो कि है 1.5। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण जा रही है कांच से जल में, तो ऐसे में जब हमको निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, यानी अपूर्णांक निकालना है जल का, वो भी कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे करना क्या होता है, ये होता है भी जब प्रकाश की किरण, देखिए वैसे तो अगर, ठीक है, अगर क्या है कि जल से कांच में जा रही है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन कांच से जब जल में जा रही है तो बात अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, हमको यहाँ पे ग्लास वाला अपूर्णांक ऊपर रखना होगा, यानी ANG को ऊपर रखना होगा और ANW को नीचे रखना होगा, ये स्थिति बनेगी। और ऐसा जब करेंगे आप तो यहाँ पे जो आपके कांच का अपूर्णांक है इसको ऊपर रखना होगा 1.5 और नीचे रखना होगा 1.35। डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। जब हम 135 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 3 15, यहाँ पे 3 आ गया, 3 9 27 और यहाँ पे 3 धामा 30, और आ गया है 9 और 10/9, यानी हमको भाग करना होगा 9 से 10 में। 9 से जब 10 में भाग करेंगे, 9 1 9 बचेगा 1, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 1 1 1 बार बार आएगा,
यानी आंसर क्या बन जाएगा 1.111, इतना ही रख देंगे और ये इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। ओके, तो आगे वाले क्वेश्चन देखो भाई, क्या है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, देखो भाई वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है किसी पारदर्शी द्रव यानी लिक्विड यानी एल का, कितना है 1.25, माइनस मत समझ लेना भाई, वो बराबर बना रहा था पर कम रह गया थोड़ा सा। तथा कांच का अपवर्तनांक, ये किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ही रहेगा, कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखो, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच के अपवर्तनांक को हम ऊपर रखेंगे, द्रव के अपवर्तनांक को हम नीचे रखेंगे, अपवर्तनांक ऑफ लिक्विड, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहले वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू इसकी कितनी है, ग्लास के अपवर्तनांक 1.5 है और इसकी जो वैल्यू है 1.25 है। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125 होता है, 25 6 का 150 होता है, 5 से भाग करेंगे, 5 से जब भाग करेंगे 6 को तो 5 एकम 5 बचेगा 1.0, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 मिला है जो ये अपवर्तनांक हो जाएगा आपके इस कांच का उस द्रव के सापेक्ष, उस लिक्विड के सापेक्ष, अगर ऐसा निकाला जाए तो, ठीक है। तो ये रहेगा। और अब बात करेंगे 10वें सवाल की। मैं सवालों को बहुत जल्दी बता रहा हूँ शायद, और ये देखिए रिकॉर्डिंग मैं दूसरे दिन कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा पहले दिन वाला जो टोन है वो चेंज हो चुका है। तो जो पहले टोन था अभी वो आपको दोबारा नहीं सुनने को मिल पाएगा। मज़ा भले भी आएगा बट नहीं सुन पाओगे, क्योंकि मूड की बात होती है, कभी कभी मूड चेंज हो जाता है और फिर नहीं बन पाता है। एक तो भाई ये है कि सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, इस वजह से मूड नहीं बन पाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। एक दिन मैंने गेम प्ले डाला था, अब मुझे नहीं पता था कि भाई उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, पर मैंने साइलेंट ही डाल दिया है। और उस पर भी लोग, एक भाई ने कमेंट किया है कि आप व्यूज़ पाने के लिए अपना रास्ता नहीं चेंज कर सकते। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं चेंज कर सकता? बताओ मैं रास्ता क्यों नहीं चेंज कर सकता? मुझे पता है कि जब इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं क्यों गेम नहीं खेल सकता, मैं गेम के लिए वीडियो क्यों नहीं डाल सकता? डालना चाहिए भाई, कुछ करो, कुछ बेहतर करो ताकि कुछ व्यूज़ आए, कुछ सक्सेस मिले। अब मुझे लगता है कि मैं पढ़ा करके उतने सक्सेस नहीं ला पा रहा हूँ, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो कुछ अलग करना ही पड़ता है। अब बात ये भी तो रही कि मैंने ब्लॉग वीडियोस डाले तो वो भी नहीं चले। अब मैं गेमिंग का कर रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत अच्छा गेम खेलना नहीं आता है, मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, बट चला ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ाई के बीच में ये कबाड़ क्यों बताता रहता हूँ? 10 साल बाद जब ये वीडियो देखा जाएगा दोबारा तो कहा जाएगा कि कितना भटका था मैं और कितना मजाक किया था, मतलब ठीक है। वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो समझो ना भाई, सब्सक्राइब किया करो और शेयर भी किया करो। तो वायु के सापेक्ष पारदर्शी लिक्विड का अपवर्तनांक दिया गया है, वायु के सापेक्ष कितना है 1.2 है, ठीक है। किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। देखिए यहाँ पे सॉलिड है तो S बना देते हैं, ये क्या है 1.8 है। तो द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव के सापेक्ष लिक्विड के सापेक्ष सॉलिड का अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक ऑफ सॉलिड को ऊपर रखा जाएगा और ये अपवर्तनांक जो दिया गया है लिक्विड को नीचे रखा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, S को ऊपर रखा जाएगा, L को नीचे रखा जाएगा। और यहीं में अगर स्पीड दिया जाता है, वेलोसिटी दी गई होती है अगर आपका लाइट की, तो यहाँ पे VL/VS हो जाता है, ठीक है। यही होते हैं बातें। तो आगे यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देते हैं और सिंपल सा आंसर ला देते हैं। 1.8 को ऊपर रख दिया, 1.2 को नीचे रख दिया, डेसिमल हटा दिया और यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 3/2 मिल गया है और उसे डिवाइड कर देंगे तो 1.5 मिल जाएगा। ये अपवर्तनांक हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे इसका ठीक अपोजिट किया गया है और ठीक ऐसा ही आपका 8वें सवाल में था। तो समझ गए आप बात, जैसा हमने बताया वैसा आपको करना है। इस किताब में थोड़ी सी गलती है, इस बातों को आप छोड़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अब इसको मैं क्वेश्चन को क्या बताऊँ भाई। यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल दी गई है और जल का अपवर्तनांक दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से किया भी है।
वापस रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को और चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं। कह रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पर दिया गया ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, क्या है 2.25 मल्टीपल 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं। जल का अपूर्णांक दिया गया है, वो कितना दिया है 4/3 दिया गया है। गुड। निर्वात में प्रकाश की चाल c की वैल्यू हमको याद करनी है। अब हम जानते हैं कि जो अपूर्णांक होता है वो क्या होता है c/v होता है। अपूर्णांक दिया क्या 4/3 रख दिया। c का मान तो हमको निकालना है, v का मान ये देखें, ये जो वेलोसिटी दी है, वेग दिया गया, वही हम रख देंगे 2.25 मल्टीपल 10⁻8। ओके, इसको नीचे से ऊपर भेज देंगे और c की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 4 मल्टीपल 2.25 इंटू 10⁻8/3। 3 से ये डिवाइड होना चाहिए और डेसिमल लगेगा 3 × 21 और 3 × 5 15, इतना मिल गया 0.75 और 4 से गुणा कराएंगे तो 4 × 5 20 का 0 यहाँ से लगे तो 4 × 7 28 2 30, ठीक है, 28 2 30 और 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, 3 × 10⁸ मिल जाएगा। यानी हमको मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि होगी आपकी लाइट की स्पीड। और एयर में कह सकते हैं, यहाँ पे निर्वात यानी वैक्यूम में कह सकते हैं, कोई बात नहीं, सब जगह सेम रहेगा। तो बात यही रहने वाली है कि बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम यहाँ पे इसके जो स्वयं को जांचने वाले जो सेक्शन है, इसमें जो आंकिक प्रश्न टोटल 3 आंकिक प्रश्न दिए ही हैं। यहाँ पे ख़त्म करने के बजाय मैं इसी में निपटा दूँ तो इसको ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, यहीं पे आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम सवालों को उत्तर देने वाले हैं। तो आंकिक प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपूर्णांक दिया गया है किसका, जल का, यानी कि यहाँ पे जल लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो जल में आपको प्रकाश की चाल निकालनी है, जल में क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखेंगे जो अपूर्णांक होता है n = c/v होता है। अभी जो क्वेश्चन रहता है मतलब अभी क्वेश्चन में देखा हमने, तो अपूर्णांक कितना है, अपूर्णांक 2 है। प्रकाश की चाल जो c होती है निर्वात में, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। और जो हमको जल में इसका वेग निकालना है वो ये है। v को इधर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ 2 से भाग देंगे तो 1.5 मिल जाएगा। तो यानी कि वेग क्या हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मिल गया है। ये इसका वेग हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहा। आसान क्या रहा, थोड़ा सा मुश्किल भी है, ये समझना आपको होगा ही। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थोड़ा सा जूम मैं कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर रहे बातें। तो क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपूर्णांक दिया गया है कांच का और ये है वायु के सापेक्ष, कितना है 4 है। ओके, और आगे दिया गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो जल के सापेक्ष दिया गया है कांच का अपूर्णांक, वो भी जल के सापेक्ष, वो कितना है 2 है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक क्या होगा, तो हमको निकालना है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, यानी अपूर्णांक निकालना है वायु का, वायु के सापेक्ष जल का, सॉरी अपूर्णांक निकालना है जल का, वो भी वायु के सापेक्ष। क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अब यहाँ पे हम चीज़ों को और आसान करना चाहेंगे। देखेंगे ये जो है, ये है एयर ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का, और ये है WNG, यानी जल के सापेक्ष कांच का, और ये निकालना है हमको ANW। ठीक है, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। अब यहाँ पे जो चीज़ें होती थी आपको बताया था ANW
इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1 होता है, आपको बता दिया हमने। और अब यहाँ पे चीज़ों को रखेंगे। सबसे पहले बात है ANG, ये जो है ये ANG है, हमको यहाँ पे GNA रखना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, GNA निकालने के लिए ये 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको 1/4 रखना होगा, ओके। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ANW निकालना, तो ANW निकालना है WNG, तो WNG ये दिया गया है, ये 2 है, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, और ANW हमको निकालना है, तो 2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो ANW बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 9 2, तो ये मिल जाएगा हमारा उत्तर 2, इसका अपूर्णांक हो जाएगा। तो 2 मिल चुका है। कैसे मिल गया, समझ में आया ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहा है। और आगे बात को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वें नंबर लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 अंश के कोण पर आपतित होती है। यदि अपवर्तन कोण 32.7 है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ कि यहाँ पे प्रकाश की एक किरण कांच के गुटके पर 60 अंश के कोण पर 60 अंश के आपतन कोण से आपतित होती है। तो ये कांच का गुटका है, इस पे आपतन कोण कितना बना के आ रही है, 60 अंश का आपतन कोण बना के आ रही है, और अपवर्तन कोण 32.7 का बन रहा है, तो अपवर्तन कोण 32.7 का बन रहा है। ऐसे में हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है। प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर आती है, तो ये कांच हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला वायु हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक निकालना है, यानी अपवर्तनांक निकालना है ग्लास का एयर के सापेक्ष। तो यहाँ पे जो आप sin I अपॉन sin R बनता है, तो sin I के मान कितना हो जाता है, यहाँ पे sin I मतलब 60 अंश, और sin R जो बन रहा है sin 32.7 बन रहा है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा कोई सवाल आते हैं, जैसे sin 60 का मान आपको मालूम है कि ये होता है √3/2 होता है, और 32.7 का मान आपको नहीं मालूम है। तो जब भी ये सवाल दी जाती है तो उसके साथ में यहीं बगल में ब्रैकेट में दिया जाता है कि sin 32.7 बराबर इतना होता है, जब भी सवाल दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे नहीं दी गई है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गलती इसने की है। आपको इसके बारे में चिंता हो सकती है, मैं समझता हूँ बात को, लेकिन मैंने चूँकि सवालों को पढ़ा है, कई बार किया है, तो ये सवालें जब भी दी जाती हैं उसके साथ में इसका कोण दिया जाता है। पर अभी आपको यहाँ पे कोण नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में हम यहाँ पे sin 32.7 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया sin, ये sin हो गया, और ये हो गया 32.7, ब्रैकेट बंद कर दिया, आंसर निकालने की कोशिश की, तो 0.540 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.540 हो रहा है, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो √3/2 हो रहा है, इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे √3 और इसमें भाग कर रहे हैं 2 से, तो इसकी वैल्यू मिल गई 0.866। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है 0.866/0.540 हो रहा था। अब इसको डिवाइड करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, 0.540 से। तो यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं, तो 1.60 आ रहा है। तो भाग करने के बाद 1.60 आपको मिल जाएगा, तो 1.6 ही इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो पाएगा, मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आपको इसका उत्तर तो मिल गया है, पर इसका जो सही तरीका रहेगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम तो आपको ये वैल्यू दी जाएगी, तो इसके लिए चिंता ना करें। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको सवाल में दिया जाता है, अगर ये सवाल इस प्रकार से दी जाती है तो। साथ में अगर इसका मान ये कैसे मिला, तो √3 का मान होता है 1.732, उसमें जब भाग करेंगे 2 से तो डेसिमल लग जाएगा पहले 0, ठीक है, 0. अब यहाँ पे 2 8 16 8 आ गया, 2 8 16 1 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 6 12 इतना मिल गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जब इसको भाग दिया तो ये मिला है। अब इससे जब इसको भाग देना है तो 3 अंकों पे दशमलव लगाए, हटा देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल गया 866/540, या फिर आप यहाँ पे जीरो हटा दें, यहाँ पे डेसिमल लगा दें और उसके बाद बड़े आराम से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 2 से काट करके। 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 यहाँ पे मिल गया। तो 7 3 10 3 13, यहाँ पे 3 से तो कट 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 7 3 10, तो 3 से तो कटना नहीं है, तो हम बड़े आराम से क्या कर लेंगे, यहाँ पे 27 से भाग कर ले देंगे 43.3 में। ठीक है, 1 टाइम जाएगा 27 मिल जाएगा, 13 में से 7 गया। ठीक है, और 13 में से 7 गया 6 बचेगा और यहाँ पे बच गया 1, 3 उतार लिया, डेसिमल लग गया और ये 6 बार अब जाएगा, मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा 6 बार जाएगा और यहाँ पे आंसर इतना मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया और आपको भी ऐसे ही करना है। तो क्लियर रही बातें, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आगे हम लेंस के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल ये चैप्टर ख़त्म होता है।